आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था और आज हम धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो वो सक्रियता श्रेणी जो मैंने आपको बताया था वही सक्रियता श्रेणी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये है सक्रियता श्रेणी। अब इसमें बताया जाएगा कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सक्रियता श्रेणी की सहायता से धातुओं के निष्कर्षण को आसानी से समझा जा सकता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपनी यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं हैं, ये रहा हमारा पूरा सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे एक एक एलिमेंट्स का नाम है। इसके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और ये क्या है, आयरन, ये है लेड, कॉपर, चांदी, सोना। ठीक है, ये ऊपर के जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ये अभिक्रियाशील धातुएं हैं। जैसे इसके पहले मतलब मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। तो ये क्या था, ये क्या कर ले रहा था, वायु के संपर्क में आते ही क्या कर ले रहा था, ये आग जल जा मतलब ये सोडियम जल जा रहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी ये जो ऊपर के 5 धातुएं हैं, ये क्या बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील हैं। बीच में जो है ये जिंक है, आयरन है और लेड है, ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, कॉपर, चांदी, सोना ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम तथा कॉपर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं। इसलिए कम क्रियाशील होती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये काफ़ी अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये कभी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त ही नहीं होती हैं और जो कम क्रियाशील हैं वो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर सल्फाइड, कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के रूप में प्राप्त होती हैं। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके गलित अयस्कों से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो क्रियाशील धातुएं हैं उनको उनके गलित अयस्कों से इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा निकाला जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण धातुओं के अयस्क क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने के कारण मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अयस्क ऑक्साइड होते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्ग में विभक्त कर सकते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे क्या थे, सोना, चांदी था। मध्यम अभिक्रियाशील धातु थी जो बीच की थी। उच्च अभिक्रिया में क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे आ गए अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, ये तीन आधार पर हमने बांट लिया। अब प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क में धातु के निष्कर्षण के कई पद होते हैं। धातुओं को अलग करने के लिए अयस्कों में कई प्रकार की विधियाँ दी हुई है। ये एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये अयस्कों का संचरण कैसे होता है, 3 आधार पर किया जाता है। ये 2, ये हमारा तीसरा, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य और निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु को कहते हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है तो शुद्ध धातु में प्राप्त होता है। और मध्यम वालों का कार्बोनेट अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होते हैं, उसका भर्जन किया जाता है, फिर धातु प्राप्त होती है।
फिर क्या किया जाता है, उसको शोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक चार्ट है, इसे आपको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है इसे। अब क्या कहला, अब यहाँ से हमारा टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। ठीक है, तो ये अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है? अयस्कों में साधारण अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत आदि मिली होती हैं। अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग। अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, अयस्कों में जो मौजूद होते हैं। अयस्क से गैंग को अब अलग करना है, क्योंकि अयस्क को तो शुद्ध करना है। अयस्क को शुद्ध करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समृद्धिकरण कहलाएगा, अयस्कों का समृद्धिकरण। यानी कि जो अशुद्धि है उसे हम कहते हैं गैंग, और गैंग को अयस्क से अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? अयस्क का समृद्धिकरण। उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होता है, जिससे कोई भी चीज़ें शुद्ध होती हैं। ठीक है, इसके लिए पृथक्करण की नई तकनीक इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पृथक्करण में तुम अलग करना, किसी विशेष तकनीक का चुनाव अयस्क और गैंग के रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर पर निर्भर करता है। यानी कि अयस्क का हम कुछ रासायनिक और भौतिक गुण देखते हैं, और गैंग यानी कि अयस्क की अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? गैंग। उसके कुछ रासायनिक या भौतिक गुणों को देखते हैं। दोनों का अंतर, दोनों में मतलब हम डिफरेंस करते हैं, उसके बाद निर्भर करता है कि इसे किस विधि द्वारा शुद्ध करना है। ठीक है, तो इसको शुद्ध करने के लिए अयस्क से गैंग यानी कि अशुद्धि को दूर करने के लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं। ठीक है, उन विधियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली विधि है हमारी फेन प्लवन प्रक्रम। ठीक है, फ्लोटेशन प्रोसेस। इस विधि में सल्फाइड अयस्क, फेन प्लवन प्रक्रम में सल्फाइड अयस्क को गैंग से पृथक किया जाता है। सल्फाइड अयस्क क्या? कॉपर, जिंक और लेड। इस प्रक्रिया में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े से टैंक में जल के साथ मिलाकर स्लरी बना लिया जाता है। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल मिलाया जाता है। चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क का तथा गैंग को जल द्वारा गीला किया जाता है। इस करदम में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्का तेल यानी कि फेन, जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर बैठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैरने लगता है। इस मलफेन को निकालकर सुखा लिया जाता है, और गैंग के कण क्या होते हैं? भारी होते हैं। वो जल में डूबकर टैंक के तले में एकत्रित हो जाते हैं। इस तरीके से ये पृथक्करण हो जाता है। अशुद्धियाँ क्या होती हैं इसमें? टैंक के सतह पर यानी कि नीचे जाकर भारी होने की वजह से नीचे जाकर बैठ जाती हैं, और बाद में क्या किया जाता है? उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हाँ, जो भी है सल्फाइड अयस्क है या फिर जो हल्का तेल फेन है, उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा विधि है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण। इससे पहले ये जो आपका फेन प्लवन विधि का जो ये फिगर दिया हुआ है, इसे आपको थोड़ा मतलब एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप एग्ज़ाम में ये बना देंगे ना तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा हमारा है चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चुंबक के द्वारा पृथक करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? चुंबकीय अयस्क को समृद्ध किया जाता है इसमें। तो इसको पृथक करने के लिए एक चमड़े का पट्टा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है। एक रोलर विद्युत चुम्बकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को क्या करते हैं? घूमते हुए पट्टे के सिरे पर डालते हैं। जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे पर पहुंचकर गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक द्वारा आकर्षित होकर ढेर के रूप में जमा हो जाता है, और अशुद्धियाँ क्या होती हैं? दूर अलग हो जाती हैं। ठीक है, जो होता है चुंबक, वो क्या चुंबकीय अयस्क जो होता है ना, वो जाकर उसमें एकत्र हो जाता है, चिपक जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर जाकर उड़ जाती हैं और ढेर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे जो आने वाली धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो नीचे आने वाली धातुएं कम सक्रिय होती हैं। ठीक है, इन धातु के ऑक्साइड को गर्म करके
शुद्ध धातु की प्राप्ति की जा सकती है, इन्हें गर्म करके पाएंगे। ठीक है, इस अयस्कों के सल्फाइड को गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके पश्चात ऑक्साइड को और गर्म करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक, तो गर्म करने पर पाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे सिनेबार यानी कि HGS और HGS क्या है, मरकरी का एक अयस्क है। इससे सबसे पहले इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, सिनेबार HGS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या किया जा रहा है, वापस से गर्म किया जा रहा है तो इससे मरकरी प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, मरकरी प्राप्त हो गया ना। फिर इसी प्रकार से प्राकृतिक रूप में उपस्थित कॉपर सल्फेट को भी गर्म करने पर कॉपर धातु को प्राप्त किया जाता है। पहले Cu2S कॉपर सल्फाइड का कुछ भाग वायु से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे हो रहा है। अब सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, तो मध्य में जो आती हैं धातुएं उनको उनके ऑक्साइड से अलग करना काफ़ी आसान है। इसके लिए यूज किया जाता है भर्जन यानी कि रोस्ट किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या किया जाता है, गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है जिससे ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोस्टिंग यानी कि भर्जन। क्या कह रहा है, जिंक सल्फाइड है, ये क्या है, 3O2 यानी कि ऑक्सीजन है। ये क्या किया जा रहा है, सल्फाइड के अयस्कों के अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दे रहा है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रहा है। अब आता है निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक बिंदु से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। निस्तापन क्या था, वायु की अनुपस्थिति यानी कि वायु ना हो उसमें सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है, उसका गलनांक बिंदु जो है उससे नीचे लेकिन उच्च ताप दिया जाता है। उससे थोड़ा कम लेकिन ताप अधिक रहता है, लेकिन उससे थोड़ा कम रहता है जितना उसका गलनांक बिंदु रहता है। गर्म करके क्या ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक है, निस्तापन के बाद क्या होता है, कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जा रहा है तो ये जिंक हो रहा है, जिंक का क्या, जिंक धातु अपचयित हो रहा है और ये क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो रहा है। ठीक है, तो पहले अध्याय में हमने ऑक्सीकरण अपचयन तो सबसे पहले पढ़ ही चुके हैं हम, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ठीक है, ये रहा हमारा धातु का कैसे अलग किया जाता है। अब इसके आगे की जो है, हम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु है उनका निष्कर्षण कैसे होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।